बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज इद्दत के केस था, इद्दत के निकाह का केस था और उसमें आज जो है वो फ़ैसला अनाउंस होना था, लेकिन फ़ैसला अनाउंस नहीं हो सका। कोर्ट का माहौल ख़राब हो गया। वहाँ पर शेम शेम के नारे भी सुनने को मिले और बाद में बुशरा बीबी के साबिक शोहर नामदार खबर मनिका को धक्के भी लगते हमने देखे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और जहाँ पर जो है वो दुनिया थी देखने वाली, किस तरह वकला ने धक्के दिए, किस तरह जो है वो कोर्ट रूम का माहौल ख़राब हुआ, इस पर बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि रऊफ़ हसन साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ के, उनका ये कहना है कि 8-9 केसेस और बन गए हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पर और लग ये रहा है कि उन्हें जो है वो बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की सियासत पर कि नवाज शरीफ के आने के बाद, सदर बनने के बाद जो है स्पेशली नून लीग का बयानिया क्या होगा, हुकूमत का बयानिया क्या होगा और IMF के साथ डील जो है वो सिरे चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, तो अगर चढ़ेगी तो उसकी कीमत क्या होगी। और फिर बात करेंगे बजट की कि बजट जो है आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए होता है, लेकिन इस दफ़ा का बजट जो है वो लग रहा है कि काफ़ी भारी होगा आवाम पर। इसे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज इख्तियार वली साहब मुस्लिम लीग नून से। इख्तियार भाई शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच। बसरा साहब तहरीक इंसाफ से आपको तल्लुक़ है। बसरा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बसरा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, आपने बताया कि आप उस कोर्ट रूम में मौजूद थे आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में, जहाँ पर इद्दत के निकाह का केस था और वहाँ पर शेम शेम के नारे भी लगे। खबर मनिका ने भी सुनने में ये आया है कि उन्होंने भी इल्ज़ामात लगाए तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पर। क्या माहौल क्या था वहाँ पे, क्या चीज़ देखी? जावेद बलोच साहब, मैं तो आई विटनेस उस सारे वाक़े का। आज मैं खुद कोर्ट में मौजूद था। पहली बात तो ये पाकिस्तान के खैर दुनिया की तारीख में होगा कि किसी को चैलेंज किया जा रहा है कि तुम्हारा निकाह गलत है। और इद्दत में केसेस में ज़ाहिर है जो एक रूटीन बनी हुई है कि खान साहब को तोड़ना है, झुकाना है, बुशरा बीबी को अंदर डाल के जेल में खान साहब की वो कमज़ोरी समझ के, हालांकि वो मैं समझता हूँ खान साहब की वो स्ट्रेंथ है कि हमने खान साहब को झुकाना है, तो ये एक इद्दत का केस बना दिया गया। और आपने देखा कि जिस तरह इद्दत की केस की या बाकी केसेस की इलेक्शन से पहले समाअत हुई वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। मैं खुद भी एक वकील हूँ, उसको एक हफ्ते में रातों को अदालतें लगाकर उस केस को कंक्लूड किया गया। 3 महीने हो गए हैं जावेद बलोच साहब, इस केस की अपील चल रही है। और ये वही जज साहब हैं जिनके पास पहले भी अता मानिका साहब ने एप्लीकेशन फाइल की कि जी हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप केस को ट्रांसफ़र कर दें। यही जज साहब हैं जिन्होंने इन राइटिंग ऑर्डर किया हुआ है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें कोई वजन नहीं है कि क्या आपको एलिगेशन है, इन्होंने दरख्वास्त खारिज कर दी। अब केस मुकम्मल हो गया। आज तो फैसला आना था ना, आज जजमेंट अनाउंस होनी थी, बहस नहीं होनी थी, आर्गूमेंट्स नहीं होने थे। अच्छा हुआ ये कि आज हमने देखा कि जनाब जब मानिका साहब आए, उनके साथ नून लीग के बहुत वकला लाहौर से, उनको मैं खुद जानता हूँ चूँकि मैं खुद वकील हूँ, और यही हैं जो अक्सर खान साहब की पेशी में तलड़ साहब के साथ आते थे, वो उनके साथ आए। अच्छा हमने बल्कि मैं एक ये भी आपको बता दूँ, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, उसने मुझे कहा, उसने कहा कि आज हम आपको केस की समाअत नहीं करने देंगे। अच्छा, और आप देखिए, मैं नहीं वकील हैं भाई, मैं बात नहीं करता, नून लीग के वकील हैं वो, और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हैं। आगे चलते हैं। हाँ, कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग शुरू हो गई। जैसे ही गए तो उन्होंने कहा जी ये 10 मिनट दे दें, बात करना चाहते हैं था मानिका से। तो जज साहब ने, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे वकला ने कहा कि सर आज आपने जजमेंट अनाउंस करनी है, आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, जज साहब कह रहे हैं मैं 10 मिनट और दे देता हूँ। मैं जावेद बलोच साहब, मेरा अल्लाह गवाह है, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल अता मानिका ने की है, जिनको एक सस्पेंड कि मैं कम अज़ कम मेरी ज़बान इजाज़त नहीं देती, और वहाँ पे ख़वातीन अंदर मौजूद थी। अच्छा प्लान क्या था, वो इंस्टिगेट करना चाहते थे कि अंदर जो लोग मौजूद हैं वो ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए। ज़ाहिर है जब आप बानी चेयरमैन PTI को गंदी गंदी गालियाँ देंगे, मेरी ज़बान इजाज़त नहीं देती मैं गालियाँ रिपीट कर सकूँ, और जो कुछ बुशरा बीबी के मुतल्लिक उनका हस्बैंड और वो वकला कहने लग गए प्लान। अच्छा हमारे कुछ लोग थोड़े से एक वक्ती पे उन्होंने कहा सर ये क्या हो रहा है, हमारे उमर अयूब साहब वहाँ पे थे, हमारे चेयरमैन गौहर साहब वहाँ पे थे। नॉट एट ऑल, नॉट इन कोर्ट। सुनिए पूरी बात में, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मुझे मौका दे दें। वहाँ पे फौरी तौर पे हमारे दो वकला ने कहा
कि ये जिस प्लानिंग के ताबे आए हैं, आपने हमने वो काम नहीं करना, चुप करके बैठ जाए, करने दिन को जो बात करता है। हालांकि इट वाज द ड्यूटी ऑफ द बलोच साहब, द जज साहब, कि जब इतनी बिलो द बेल्ट में गुफ्तगू कर रहे हैं, वो खामद जो 4 साल पहले उनकी पाक दामनी की कस्में उठा रहा था, और वो वहां हुकूमत बैठी है, मैं उनसे भी अच्छा मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं, एक फिक्र कह के इफ्तार वली साहब को इंटरप्ट नहीं करूंगा। अच्छा, जैसे वो बाहर, अगर फुटेज आपके पास है तो चला दीजिए, जैसे वो बाहर निकले इस तरह हवा में बाजू लहरा रहे थे अता माने का साहब, जैसे कश्मीर फतह हो गया। और जज साहब के साथ जाहिर मैं फिर कह रहा हूं कि इट वाज अ प्लान्ड अरेंजमेंट। नहीं, आपने जो बात किया वो कमल शोजब साहब ने भी ये कहा कि शेम ऑन यू सर, बात तो सुन ले, हमारे बंदे भी सुन तो ले सर। आपने कहा ना कि आप लोगों ने मारा, बोतलें फेंकी, एक फुटेज मौजूद है, कैमरा लगा हुआ है, जैसे वो गालियां देकर, और बाहर भी गालियां दे रहे थे, वकला भी इनके दे रहे थे, उन्होंने ये कहा। और फिर कोई एक वकील है हमारा, मैं उसको नहीं जानता, उसका नाम भी नहीं जानता, वो एक जाहिर जज्बात में कोई वर्कर आ जाता है, उसने उनके ऊपर बोतल फेंकी और धक्का दिया। इसके इफ्तियार वली साहब, हमारे रिपोर्टर भी मौजूद थे, साफी भी मौजूद थे, कोर्ट के अंदर जो है वो शेम शेम के नारे भी लगे, जो हमने रिपोर्ट भी किए और जो हमें रिपोर्ट मिली भी सही। और फिर कमल शोजब ने भी ये कहा अपने वकला को कि शेम ऑन यू के जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पर जो है वो इतने इल्ज़ामात लग रहे हैं और आप खामोश हैं। उसके बाद फिर दुनिया ने देखा, तो क्या उनका देखिए बलोच साहब, इस वाक़े के 3 पहलू हैं। सबसे पहले तो ये है कि वहाँ पे अभी बसरा साहब फरमा रहे हैं ना कि आप किसी के निकाह पे किस तरह तबसरा कर सकते हैं, किसी का निकाह पे तबसरा आप नहीं कर सकते, लेकिन तबसरा वो बंदा कर रहा है जो चीख रहा है, उधर गाली दे रहा है एक बंदे को। अगर वो गुस्से में भी है तो वो हक बजानिब है, उसकी आप बीवी भगा के ले गए हो, हाँ, उसका घर आपने तोड़ दिया है, उसका फैमिली ट्री आपने बर्बाद कर दिया, बच्चों से आंख मिलाने के काबिल नहीं, मुआशरे में घूमने फिरने के लायक नहीं रहा, और वो उधर चुप करके आपके सामने सर्वसुजूद होके खड़ा रहे। इस तरह पॉसिबल है? ये हर बंदा ये सोचे कि अगर ये उसके साथ हो जाए जो खावर मानिका के साथ हुआ है, जो उसके साथ किया गया है, तो उसके जज्बात क्या होंगे। मैं नहीं नाम लेना चाहता किसी का, लेकिन हर बंदा अपने गिरेबान में जान के कि अगर ये मेरे साथ हो तो वो क्या होगा। ऐसे वाक़यात में तो हमारे पख्तूनख्वा में तो लोग कत्ल मुकातले कर देते हैं, कितने कितने लोग मर जाते हैं, हर जगह पे होता है। पंजाब में भी होते हैं, जो गैरती लोग होते हैं वो तो छोड़ते नहीं है। किसी की बीवी आप भगा के ले जाओ और आप कह दो कि आपको लोग घंटे पहनाएंगे, लोग आपके जिंदाबाद कहेंगे। अब वो बंदा अगर अदालत में बात करता है तो बिल्कुल उसका हक है। वो अगर वहां पे बियॉन्ड द लॉ भी जाता है, जाना नहीं चाहिए, कानून इजाजत नहीं देता, लेकिन आपके माशरती अक़दार और आपके जज्बात, उसकी कोई जज्बात की कोई फिर लिमिट नहीं होती। वो जज का काम है, वो उनको रोकेगा। जज में वहाँ अदालत में पीटीआई के वकीलों ने शेम शेम के नारे लगाए, बात वहाँ से ख़राब हुई। और फिर ये इसका दूसरा पहलू था, जो उसने कहा मुझे जज पे एतमाद नहीं है। ये भाई ये उसका डिस्क्रिशन है, हाँ। केस उसने किया है ना, बसरा साहब ने तो नहीं किया, ना मैंने किया ना आपने किया। हर बंदे का जो कहता है कि मैं केस करता हूँ वो कर सकता है, बिकॉज ही इज द एग्रीव्ड पार्टी। जी जी, उसको नुकसान पहुंचा है, वो इंसाफ लेने आया है, वो जिस तरीके से भी अपने दलाइल देता है, बात करता है, मुकदमा पेश करता है, शिकायत करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, खुदा के बाद बंदा जज के आगे ही रोता है। ऐसे ही यही होता है, ये उसका राइट था। उधर आपने शेम शेम के नारे लगा दिए, उधर उसको आप ताने देते हो, उसको गिल्टी फील कराते हो कि तुम्हारी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और उसके बाद फिर आपकी इनकी एक खातून रहनुमा है, सो कॉल्ड रहनुमा, मैं उन पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, टीवी शीवी पे भी आती हैं, उन्होंने फिर वकीलों को कहा है, अब देखिए ना इश्तियाल जो है वो कैसे उनको इश्तियाल दिलाया है कि शेम ऑन यू। वहाँ पे वो खान साहब को गालियाँ दे रहा था, उनको बुरा भला कह रहा था, और आप लोग देखते ही रह गए। इसको कहते हैं प्रोवोकेशन फॉर मर्डर। जी जी, अगर आज ये कत्ल हो जाता तो इसमें ये सब लोग जिम्मेदार होते, ऐसे ही, और इन्हीं बातों पे कत्ल होते हैं। बसरा साहब, मैं ये आज मैं लिंक करता हूँ इस बात को, जो उस पर हमला हुआ था सिटिंग वजीर दाखिला पे, एहसन इकबाल पर, दैट वाज टोटली प्रोवोकेशन। ऐसे ही है, इश्तियाल दिलाया गया था। इश्तियाल दिलाओगे, ये जो अभी इन्होंने किया है 1971 की जो वीडियो जारी की है, ये क्या है?
फौज के खिलाफ इश्तियाल ही पैदा कर रहे हैं ना, 9 मई को क्या हुआ, बगावत ही पैदा कर रहे हैं ना। 9 मई को आपने क्या किया था? आप तो तुर्की वाला एपिसोड यहाँ पे लाना चाहते थे कि यहाँ पे वो रिपीट हो जाएगा। नो, नेवर। यू थिंक दैट पाकिस्तान इज ए बनाना रिपब्लिक? नो, इट्स नेवर, इट विल, कभी भी ये इस तरह नहीं होगा, इस तरह हो ही नहीं सकता। तो ये मैं इनको बताऊं कि बसरा साहब, आप सियासत करें दलील के साथ, मंतक के साथ, सबूत के साथ, अखलाकी दायरे के अंदर हुए। आप किसी पे तनकीद भी करते हो तो बिल्कुल करो, लेकिन अगर किसी की ज़ात को नुकसान पहुंचे, किसी का घर बार बर्बाद हो, तो उस पर मजीद मेरे ख्याल में उसको तंग नहीं करना चाहिए, उसको बोलने का कम से कम हक देना चाहिए। एक थप्पड़ भी लगाते हो, ऊपर से रोने का हक भी नहीं। तो दोनों ने प्रोग्राम करना है। नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है। अच्छा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ पर, खबर मनेका पर और इद्दत के निकाह का केस पर। बसर साहब, आप भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आप गिला ना करें, उन्होंने जो खुतबा दिया, लेकिन हक तो है ना सर कि कोई भी शख्स जो है वो किसी भी, अगर उसे लगे कि कोर्ट जो है वो से वहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा तो वो अदम एतमाद कर सकता है। अच्छा, मुझे भी आप उतना ही टाइम देंगे जितना इख्तियार भाई को दिया है। मुझसे गुजारिश सुन लें। हमने तो वैसे, मैं तो पिंड का बंदा, मैं साढ़े कहते हैं मावां धीआं भैणां बेटियां सब दी सांझियां होती हैं, और अल्लाह ताला हम सबको इतनी इज्जत और गैरत दे कि हम दूसरे की माँ बहन बेटी को भी अपनी बहन समझे और उसको ये कहें कि जी वो भगा के ले गए थे या कर लिया था। मेरे ख्याल में, मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक निकाह हुआ, केस निकाह का है, लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं कहूँगा, मैंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए नहीं करने कि हम अपनी तमाम माओ बहनों बेटियों को अपना समझते हैं। ठीक है। अब आप अंदाज़ा ये कीजिए, ये वही माने का है, खबर माने का, जो 4 साल पहले जो इसी बुशरा बेगम की पाक दामनी की हलफ दिए हैं और कसम उठा रहे, वीडियोज़ मौजूदा कर रहे हैं तो चला दें आप। फिर ये अगवा हो जाता है, करप्शन के केसेस डाल दिए जाते हैं, पहले किसी और से मुकदमा दर्ज करवाया जाता है यहाँ पे, फिर ये नमूदार होता है, नमूदार होने के बाद वो केस विड्रॉ करवाया जाता है, फिर इसको उसका कंप्लेनेंट बनाया जाता है। ये है इस केस की हिस्ट्री। अच्छा, आपने फिर कहा, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आप तीनों हम भाई बैठे हैं, कि अगर इन लोगों ने प्लान करके, अच्छा मुझे बताइए कि अगर लाहौर के वकला क्यों साथ लेकर आए थे? प्लान क्या मौका उन्होंने टोक देनी, मैनू टोक दे, मैं समझ रहा हूँ, मौका दीजिए। प्लान ये है कि भाई जब आज सिर्फ जजमेंट अनाउंस होनी थी, किस कैपेसिटी में, मैं वकील के तौर पे बात कर रहा हूँ, आज आपने आके फैसला सुनाना था, या अपील मंजूर करनी थी या खारिज करनी थी। अब आप वकला के जत्थे के समेत और नून लीग के वकला के जत्थे के समेत आप अंदर आते हैं, बैग ने भर के वकला आए हुए हैं, अंदर दाखिल होते हैं, और आप गुफ्तगू क्या कर रहे हैं कि आप बानी चेयरमैन पीटीआई को गंदी गालियां दे रहे हैं। मेरा अल्लाह गवाह है, मैं अगर लफ्ज़ झूठ बोलूँ तो गंदी गालियां। अच्छा, उसका प्लान क्या था कि आगे से रिस्पॉन्ड आए, आगे से रिस्पॉन्स आए, आगे से वो लोग ऐसा क्यों प्रोवोक कर रहे थे कि ताकि यहाँ पे कोई हंगामा हो जाए और केस एडजर्न हो जाए। वैसे ना आपकी बात में एक बात याद आ गई कि जब तहरीक इंसाफ का दौर था, वज़ीर आज़म थे आपके बानी चेयरमैन साहब, तो उस वक्त फ़लाँ गिल तो फ़लाँ डिमकान वज़ीर जो है वो गालियों से के नीचे बात नहीं करते थे वैसे। अच्छा बलोच साहब, मैं फिर कह रहा हूँ, हम हर एक को अलग टॉपिक में ये बात मुकम्मल कर लूँ ताकि ये बात मुकम्मल हो जाए, मैं इसके ऊपर जरूर आऊँगा। मैं वहाँ पर इतनी गंदी और नंगी गालियाँ दी गई, जो गुफ्तगू की गई, कम से कम एक इंसान इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकता जो मैंने वहाँ पे सुनी, और उस शख्स की सुनी जो बुशरा बेगम साहबा की पाक, मैं बार बार लफ्ज़ क्यों बोल रहा हूँ, जो उनको कहता था इनसे नेक और पाकबाज औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। सर जी आगे चलते हैं, बोलो सब इंटरप्ट ना करें प्लीज़। अब बाहर निकल के अब इसको पोर्ट्रे क्या किया जा रहा है कि हमला हो गया, हमला हो गया, बजाय इसके कि आज वो जज साहब जिन्होंने फैसला अनाउंस करना था, जो पहले दरखास्त खारिज कर चुके थे, चूंकि हालत ये है, आगे चलते हैं सर, हालत ये है कि आपका चीफ एग्जीक्यूटिव फार्म 47 वाला डिग्गी वाली सरकार जो हारे हुए हैं, परसों उन्होंने खुतबा फरमाया है कि जजेस में काली भेड़े हैं। ये वो माइंड सेट है, बात मुकम्मल करने दें सर, ऐसे नहीं बात मुकम्मल करने दें। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज पूरा हमलावर हो चुके आपकी अदलिया पे,
आज अदलिया को क्या कहा गया कि हम आपकी पगड़ियों की फुटबॉल बना देंगे, आपको निशाने इबरत बना देंगे, क्योंकि इनको तो मतलब क्यों वाले जज चाहिए। सर मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, बात मुकम्मल नहीं हुई सर, ऐसा डंडी मार रहे हो, टाइम निकाल लें जरा, आप टाइम निकाल लें, ये मुश्किल हो जाएगा ना। अब मैं हम इधर कुछ छोले बेचने थोड़ी आए, हमने भी अपनी बात करनी है। बताया अभी उन्होंने आपने इतनी सारी बातें कर दी, उसका जवाब देना जरूरी है। वो 9 मई और 28 मई वो मुजीबुर रहमान भाई हमने तो यहाँ नहीं कहा था जिसके पीछे जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है, हमने तो ये नहीं कहा था कि हम ये फौज की इंसिडेंट बजा देंगे। ऐसे करें ना, ऐसे करें यार भाई, ऐसे करें, आप हुकूमत है ना, इन्होंने तो आप हुकूमत है, आप 9 मई को क्या हुआ था? 9 मई देखिए आपने तो आप जुडिशल कमीशन बनाए। एक बात बताता हूँ, एक तो ये बसरा साहब है ना, काला कोट भी पहना हुआ है, काली टाई भी पहनी है। सर जी मेरा चैलेंज है और मेरे भाई को, इन्होंने कसम भी खाई है कि मैंने सच बोलना, जुडिशल कमीशन बनाए, सच के सिवा मैंने कुछ नहीं बोलना। जो झूठ बोले उस पर अल्लाह की लानत। बिल्कुल उल्टा बनाए आप, अब बोलने ये बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। नून लीग के वकीलों का काम क्या है तुम्हारी तारीखों पे आने का? क्या हमारी तारीखों पे तुम आते थे उधर जब हमारी नेप में हाजिरी लगती थी? और कैसों की बात करते हो आप लोगों ने, लोगों पे किस तरह के केस नहीं बनाए थे बसरा साहब, जरा याद करो, सुनो जरा, हौसला रखो, हौसला रखो। कहते हो कि खावर मानी का जो था पहले कहते था कि बुशरा बीवी पाक दामन है, वीडियो मौजूद है, फिर कहते हैं तो सुने ना आपकी बातें, अब आपके हथे चढ़ गया, अब आपके बात वो ऑडियो और वीडियो वाला ग्रुप है नहीं है। हमारे हाथ तो वो तब जाके चढ़ा है जब आपने अपनी हुकूमत में उसको ब्लैकमेल करके रखा। वीडियो तो जिस तरह आपने तैयबा गुल को ब्लैकमेल करके रखा हुआ था पीएम हाउस में। हुकूमत है, तुम्हें चुप करें, सुने ना जरा बात, प्लीज अब बर्दाश्त करें। आपने उसको ब्लैकमेल करके रखा कि तुम्हारी बेटियों को मार देंगे, तुम्हारे बेटे को मार देंगे, तुम्हें भी मार देंगे, जो मर्जी था उस तरह गेम चलाते रहे। उस दिन वो फिर गया जिस दिन तुम्हारी हुकूमत खत्म हुई। एक बंदा वजीर आजम हो और वो अपनी मर्जी से गेम ना बना सके फिर तो नहीं होता। जब तक आप हुकूमत में थे, आपका लीडर वजीर आजम था, तो बुशरा बीबी भी, खावर भी सब ठीक ठाक था। जैसे ही उनके हाथ से पावर चली गई तो हकायक सामने आ गए। अब जो वो कहता है वो दुरुस्त है, बिकॉज ज्यादती उसके साथ हुई है, बीवी उसके उठा के ले गए, कोई और नहीं है, किसी और के साथ ये जुल्म नहीं हुआ। कोई ये मत कहें। अच्छा गायब उसने नहीं होना था, उसने मौके का बेचारे ने इंतजार किया है कि कब ये मेरा मैं वापस आऊंगा। मुज़ाकरात बताएं सर कि ये बार बार जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की बात होती है, लेकिन तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने तो फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। यार क्या वजह है आपके साथ? बलोच साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बसरा साहब को शायद ना पता हो, इनको ये इनकी लीडरशिप में जो सीनियर 2-4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग होंगे, उनको शायद पता होगा, उससे ज़्यादा शायद किसी को नहीं पता होगा। इनका लीडर पहले दिन से एनआरओ मांग रहा है, लेकिन एनआरओ का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। वो सिर्फ एनआरओ उस पे नहीं मांग रहा जो उसने किए हैं, वो कुछ मजीद एनआरओज भी मांग रहा है फ्यूचर के लिए। हमने बोला कि तुम उधर ही ठीक हो जिधर हो, ये इस तरह नहीं होता। अच्छा किससे बात हुई आप लोगों में से? मियां साहब से किससे बात हुई है? एनआरओ वाली ये जो बानी पीटी ने मांगा है, आप में से किससे मांगा है? ये बता देना जरा आप कौम की रहनुमाई के लिए। मैं बता जी प्लीज। और शायद भी बड़ा है एनआरओ का, वो हमसे 10 साल नाल भी बड़ा है, हमसे 10 साल पे गए थे लेकर, उनके जरिए पैगाम भिजवाते हो जो आपके मैसेंजर है। यार खुल के बताएं ना भाई, आपका मैसेंजर कौन है? भाई इतना आज बता दें, ब्रेकिंग न्यूज दे दें। अच्छा चल, ब्रेकिंग न्यूज क्या है? कौम इतनी सादी नहीं है जिनसे आप मुज़ाकरात की तरले करते हो, जिनके आप जूतों पे बैठे रहते हो कि यार हमारे साथ बात करो, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, आर्मी चीफ से बात करेंगे, डीजीआई से बात करनी है, और वो कहते हैं कि हमने नहीं करनी तुमसे बात सुनो, काम नहीं है, वो कहते हमारा काम ही नहीं है। दिस इज टोटली, ये पॉलिटिकल पार्टीज का डोमेन है, ये पार्लियामेंट का डोमेन है। वहां पे जाए, कौम से माफी मांगे, आप मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, 1971 और शेख मुजीब के हवाले दे रहे हैं, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की बातें करते हैं, पाकिस्तान और सकूत ढाका की बात करते हो। आपका एजेंडा ही यही था। आपके लीडर ने तो जिस तरह इक़्तिदार से वो निकला, बानी पीटीआई ने यही कहा था ना कि पाकिस्तान ने 3 टुकड़े होना है, श्रीलंका बन जाना है, सोमालिया बन जाना है, दिवालिया हो जाएगा। नहीं हुआ,
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी जगह पे खड़ा है, कायम दायम रहेगा, तक कयामत रहेगा। इसको मिटाने वाले जितने होंगे वो खुद मिट जाएंगे, जलील हो जाएंगे। जो मैसेंजर की बात कर रहे हैं आपकी तरफ से जो है वो कहा जाता है कि हम हमारे पास जो है वो कुछ लोग आए थे, हमें पैगाम दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात करें। कौन लोग थे वो आप बता दें। जान की अमान पाऊँ अगर इख्तियार वली साहब से कुछ कहीं हुक्मरान है, बेशक जाली हैं लेकिन है तो उस वक्त हुक्मरान। आपसे ज्यादा जाली हुक्मरान किया देखिए भाई, ये नहीं आप मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जाली हुक्मरान वाली बात आप करते हो ना, क्रॉस करेंगे ना नहीं वो आप सोशल मीडिया पे कर सकते हो, इधर बैठ के मुझे बताएं। नहीं अभी इसको प्रूफ करें, मैं बताता हूँ। अभी आपने प्रूफ करना है, मैं माफी मांगूंगा। बताएं अगर मैं बताइए मुझे पहले मेरा सवाल है, सवाल जिम्नी ले ले। 2018 में आपकी हुकूमत किस तरह बनी? आपकी किस तरह बनी? आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। और जाली हुक्मरान किस तरह? अगर मैं इनको जाली और फॉर्म 47 वाला और मियां नवाज शरीफ हारा हुआ ना साबित करूं तो मैं माफी मांग लूंगा। अच्छा साहब गुजारिश यही है, पहली बात तो ये है कि अब इनको ये समझ लेना चाहिए, चूंकि जाहिर है हुकूमत हारे हुए हैं, ये समझ लें कि ये हुक्मरान है इस वक्त मुल्क के। ये करें कि आप 2018 का मैताना देते हैं, हमें DGI ने बताया कि जी हम 2014 से कमीशन बनाएंगे। बिस्मिल्लाह करें इख्तियार वली बेग साहब, आपको कानून भी मैं बता देता हूँ। अभी हम दोनों भाई ना, सुन तो लेना, इख्तियार वली खान भाई, आपको मैं चैलेंज देता हूँ। आप मियां नवाज शरीफ साहब को कहें, जो खुद हारे हुए हैं 17 सीटों वाली सरकार और डिग्गी वाले, उन्हें कहें कि कल लेटर लिखें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशियल कमीशन बना दें। किस चीज? 8 फरवरी का और 9 मई का। बाद में देखे ना, ऐसे मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। 8 फरवरी पे कमीशन तो पहले बनेगा। पहले ये बताओ, आपने कमीशन बनाने का वादा किया था 25 जुलाई 2018 पे। अच्छा ऐसे करें ना, आप ऐसे करें, सुन तो लें, हम इनको चैलेंज देते हैं, ये 2014 से कमीशन बना ले, 2018 से बना ले। अब हुकूमत है ना, अब हम पे ताने ना लगाएं कि हम, उन्होंने कहा जी कि आपने उनको अगवा किया हुआ, तो ये तो लेना यार, भागना नहीं है, भागना नहीं है। आपका मशवरा बलोच साहब RTS भी आएगा ना, बलोच साहब देखिए आपका प्रोग्राम है ना, RTS भी आए, सब कुछ आए। इन्हें कहें कि बिस्मिल्लाह करें, कल 2 जुडिशियल कमीशन बना दें। अगर नहीं बनाते, एक इनको और ऑफर है, कल ये उठें जो अदेरबाज लोग हो। मुझे सर एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, ये तो बहस चलती रहेगी लेकिन ब्रेक भी लेनी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि मुल्क में तालीम के फ़रोग़ के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और HEC जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है। सूबों का मामला है, तालीम सूबों के पास है और IMF की कुछ शरायत भी हैं कि जो फंडिंग है वो सूबों के हवाले की जाए या इस तरह की बाकी चीज़ें चल रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब ने, चेयरमैन हैं हायर एजुकेशन कमीशन। उनसे बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। थैंक यू सर। बताइएगा, एक तो ये फंडिंग का इशू चल रहा है कि यूनिवर्सिटियों की फंडिंग जो है वो कुछ कम हो गई है या बजट कम हो गया, क्या सर मामला है ये? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली ऐसा नहीं, कम नहीं हुए। पिछले 22-23 साल से जब से HEC बनाया, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सूबों जो जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सब की फंडिंग, रैंकिंग और डेवलपमेंट वो हम करते हैं। सूबे भी अपना अपना शेयर डालते हैं, कोई ज़्यादा डालते हैं, कोई कम डालते हैं। लेकिन क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद जो मसाइल बढ़ना शुरू हो गए, तो ये कुछ कि किसकी क्या राइट है, किसकी क्या पावर है, तो फिर मेरा ख्याल है कि IMF की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन आई है। और हमें इस दफ़ा अमूमन ये था कि हम बजट वैसे पिछले कई सालों से रैंकिंग हमारा जो ग्रांट है 2018 में जितनी थी वो उस पर कैप है। रैंकिंग हमारी बढ़ी नहीं बीतने कई सालों से, और इसीलिए हम हर साल सूबों को भी लिखते हैं, मैं खुद लिखता रहा हूँ कि जी आप अपनी यूनिवर्सिटियों की फंडिंग बढ़ाएं। स्वाय सिंध के बाकी सूबों ने इतना प्रोएक्टिवली नहीं है। ठीक है। सिंध ने माशाल्लाह बहुत अच्छा बजट 26-27 अरब रुपये कर दिया था। ठीक है। और सुना है अगले साल का वो 32 अरब से ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये अच्छी है। अभी जो हमें इस दफ़ा हमने जो है मिनिस्ट्री फाइनेंस के साथ मिलके, सूबों के साथ मिलके एक यूनिवर्सिटी का बजट बना के जो हमने प्रपोजल जमा की मिनिस्ट्री फाइनेंस, वो 126 अरब रुपये रैंकिंग की थी। अच्छा। जो गवर्नमेंट ने हमें लेटर भेजा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, वो 25 अरब रुपए का भेजा। अच्छा। कि आपको सिर्फ 25 अरब रुपए मिलेंगे और वो सिर्फ फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटियों को मिलेंगे। आपने लिखा 125 अरब का? 126 के करीब। 126 अरब का जो एस्टिमेटेड बजट था जी। तो हमें 25 अरब रुपए एलोकेट हुए हैं, जो नेचुरली एक मुश्किल चीज़ होगी।
आई होप हमारा मकसद तो ये है ना जी कि कोई दे पैसे, लेकिन यूनिवर्सिटियों को पैसे मिलना चाहिए। सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी डेफिनेटली है, उनको भी देना चाहिए, लेकिन मेरा अपना ख्याल है एज ए पर्सन पाकिस्तानी होने के नाते कि फेडरेशन को अपना रोल रखना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी है कि ये हमारे सारे बच्चे हैं और हमें अपना अपना शेयर देना चाहिए। जारी बात है सर, अगर गवर्नमेंट फंड नहीं करेगी, ये गवर्नमेंट जो है इस वक्त तो मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि एक सूबे ने बजट तो पेश कर दिया, आई डोंट नो उसमें उन्होंने कहा हायर एजुकेशन में कुछ रखा है। इसी तरह बाकी सूबों के बजट भी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होगी। मैंने इमीडिएटली लेटर लिखे हैं सब मिनिस्टर साहिबान को भी कि जी आप अपने बजट के अंदर ये एडजस्टमेंट करें। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा है और हमें जो हमारे मिनिस्टर फाइनेंस हैं उनको भी रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई कानूनी तौर पे कोई जो, क्योंकि बताया जा रहा है कि IMF की कुछ रिस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से ये फैसला हुआ है। तो इसी तरह डेवलपमेंट में भी हुआ है, जो हमारा 70 अरब के करीब बजट था पिछला, 69 बिलियन के करीब मिलता था, तो हमें जो इस दफ़ा एलोकेशन मिली है वो 21 अरब की मिली है। ठीक है, तो इसका मतलब है तो बहुत से प्रोजेक्ट जो है वो बंद करने पड़ जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक वाक़या जो हुआ किर्गिस्तान में सर, उसे कोई बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि कोई HEC का कोई रोल था कि उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया, कोई लिस्टेड किया। ये सर इससे थोड़ा सा बताएं बच्चों को, कौम को, कि ये क्या इशू था? देखें, एक तो मैंने जब वो प्रोपेगेंडा हुआ, अनफॉर्चुनेट है, ये आपके लिए भी, मैं आपके जैसे कहते हैं ना पेटी भाई हैं मार्केट के अंदर, कि आप लोग इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी एथिक्स, येलो जर्नलिज्म को डिस्करेज भी करना चाहिए। बदकिस्मती से हमें एहसास भी नहीं होता कि हम लोगों की बिजली के ऊपर भी अपनी दुकानदारी कर रहे होते हैं। मैंने कभी ये पर्टिकुलर जो आपने वाकई बताया ग्रुप है, वो शुरू से कुछ वजह से नाराज़ होंगे हमसे, हमने उनको एडवर्टीजमेंट नहीं दी होगी, कुछ और वजह होगी, तो ये प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, खासकर मेरी ज़ात के ऊपर। अभी कल परसों फिर इस जो वाक़या हुआ है, ये जो पैसे कट हुए हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने मुझे इल्ज़ाम लगाया कि शायद मेरी नलायकी हुई है। तो इस मेरा ख्याल है कि इस तरह की खबरों की वजह से लोगों का एतमाद उठ गया है मीडिया के ऊपर से, सोशल मीडिया के। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, फिर मैं आता हूं उस वाक़े में। तो कल की छुट्टी गवर्नमेंट ने अनाउंस की, परसों मीडिया पे आ गई, टीवी पे आ गया। बिलीव मी, 20 लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि सर ये ठीक है खबर कि मतलब इतना एतमाद उठ गया मीडिया से। ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह की खबरों को जो लोग इस तरह की अपने थोड़ी सी बिजनेस के लिए इस तरह की इज्जतें उछालते हैं। अब आते हैं उस इशू पे किर्गिस्तान के इसमें। एक तो सिंपल सी बात है, मैंने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया उस तरह की जो चीप खबरें लगाई जाती हैं। तो इस दफ़ा मजबूरी ये थी कि ये इतना सेंसिटिव इशू था, हमारे पेरेंट्स परेशान थे, गवर्नमेंट परेशान थी, बच्चे परेशान थे, बड़ा इशू था। और इस वक्त लोगों की बड़ी सारे बेचारे पूरी नेशन परेशान थी। इस इशू को यूज़ करके और मेरी ज़ात को और हमारे इदारे को टारगेट करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। तो मैंने इमीडिएटली एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में डाल दी कि ये गलत खबर है, बेहुदगी है बेसिकली। हमारा ताल्लुक कोई नहीं इसमें। ये प्योर प्रोफेशनल PMDC का ताल्लुक है कि किस कॉलेज को एक्रेडिट करते हैं, किस डिग्री को मानते हैं कि नहीं मानते। हमने तो सिर्फ उन नेचुरली डिग्रियां जो आएंगी HEC के पास इक्वलेंस HEC देती है, लेकिन हम उन्हीं फॉरेन डिग्रियों को इक्वलाइज करते हैं जिनको उनकी रिस्पेक्टिव एक्रेडिटेशन बॉडीज मानती हैं। वो जब उस पर वेरीफाई करती हैं, उनकी मेंबरशिप होती है, तो फिर उस यूनिवर्सिटी की जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे टेरिटरी सिग्नेचरी है हमारे के एक दूसरे की डिग्रियां मानती है उसको। तो इस मामले में हमारा कोई कसूर नहीं थी। बदकिस्मती से उन्होंने इस चीज़ का भी एहसास नहीं किया कि उन्होंने मुझे और वहाँ के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को इन्वॉल्व कर बात है सर, जब प्रोपेगेंडा होता है तो फिर वो बड़ी अनफॉर्चुनेट नहीं होती, अनफॉर्चुनेट है वाकई। अभी भी इस वाक़े में देखें ना, जब भी हुआ ये कि कभी कोई मेरी टर्म ख़त्म हो रही हो या कोई नया चांस मिल रहा हो, कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हजरत कुछ पता नहीं इनको खास लगा हुआ है हमसे। तो डॉक्टर साहब चलें, ये प्रोपेगेंडा सर होते रहेंगे और शुरू से होते रहे और चलते रहेंगे सर पाकिस्तान में एजुकेशन की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है सर, उस पर HEC क्या कर रहे हैं, और जो यूनिवर्सिटी आपको जो है वो जो प्रोग्राम चला रही हैं उसको मॉनिटर करने के लिए HEC जो है वो रोल प्ले कर रहा है? देखिए, क्वालिटी इज़ ए कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, ये तो साथ साथ चल रहा है। जी। आइडियली मुझे कहें कि आज हमारी मैं यूनिवर्सिटियों की बात करूंगा, प्राइमरी स्कूल मेरा उसमें है नहीं से
कि यूनिवर्सिटियों की क्या बड़े बड़े मसले हैं, तो मैं कहूँगा कि एक तो फाइनेंशियल इशू है, लेकिन मैं उससे भी बड़ा मसला कहता हूँ गवर्नेंस और क्वालिटी का। जी जी। कि हमारी यूनिवर्सिटियों में बिल्कुल मानना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटियों के गवर्नेंस और क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, और इनको हम एड्रेस भी कर रहे हैं। नेचुरली 2022 की 2001 और 2 में जब HEC बना, उसके बाद से इस पे नंबर हमने बहुत बढ़ा लिए, यूनिवर्सिटियाँ बहुत बढ़ गई, 51 यूनिवर्सिटियाँ थी, आज 262 होगी। इसके अलावा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ गए, पब्लिकेशन बढ़ गई, लेकिन अभी भी इस पे इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस पे फोकस किया हुआ है हमारा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक HEC का एक बड़ा प्रोजेक्ट था कि स्कॉलरशिप है HEC वो देती थी, लोग जाते थे बाहर पढ़ने के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए। तो HEC अभी जो है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है या उसका क्या स्टेटस है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि सारी पाकिस्तान के अंदर को फाइनेंशियल मुश्किलों से हम गुजरे, बड़े मसाइल थे, खासकर फॉरेन करेंसी का बहुत बड़ा मसला था, डॉलर हमारे जो रिजर्व थे वो नीचे चले गए थे। तो गवर्नमेंट को कुछ सख्त फैसले करने पड़े, और फिर गवर्नमेंट ने हमें भी रोक दिया कि नई फाइनेंशियल कमिटमेंट अभी ना लें, क्योंकि हमें तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला वो पड़ा हुआ है कि जो ऑलरेडी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे 3-1 के करीब बाहर बच्चे हैं, उनको स्टाइपेंड पहुँचाना टाइमली, उसमें मेहरबानी है मिनिस्ट्री फाइनेंस और हमारे स्टेट बैंक की कि वो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हम पैसे पहुंचा रहे हैं। लेकिन बहुत से और ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें फॉरेन कंपोनेंट, करेंसी का कंपोनेंट आता है, तो वो मुश्किल पड़ी हुई है, हमें मुश्किल से वो चीज़ें हम कर सक रहे हैं। इसी वजह से हमने फिर ये पिछले 1.5-2 साल से नए स्कॉलरशिप अभी देने रोक दिए हैं कि बजाय इसके कि लोग जाके उधर ख़राब हों और उनको पैसे ना पहुँचें, तो बेहतर ये है कि होल्ड कर लेते हैं जब तक हालात बेहतर नहीं होते। अल्लाह कर रहा है कि हालात को सिग्नल आ रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, तो जैसे ही हालात बेहतर होंगे, हमने ऑलरेडी कुछ 350 के करीब बच्चे बच्चियाँ सेलेक्ट हुए हुए हैं, उनको अवार्ड लेटर इशू हुए हैं, लेकिन उनको भी रोका हुआ है कि नहीं अभी नहीं जाइए जब तक फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर नहीं होती, और ख़ासकर हम फॉरेन करेंसी में आपको पैसे वहाँ पर आपकी ट्यूशन फ़ी, आपके स्टाइपेंड ना पहुँचा सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, जब एजुकेशन की बात आती है तो फिर मेयार जो है, क्वालिटी की बात होती है और रैंकिंग की बात होती है। जो स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में लेते हैं एडमिशन, हम भी बाहर की अपना कोई एडमिशन ले तो रैंकिंग जो है चेक करते हैं, तो हमारी रैंकिंग सर उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? और दूसरा, जो फेक कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो चल रही हैं, और लोगों को डिग्री जो है जब पता चलता है कि डिग्री लेके आते हैं तो पता चलता है ये फेक है या कोई और चीज़, तो उसको कम करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज़्म HEC का जो चल रहा है? बिल्कुल सही फरमाया। पहले तो मैं रैंकिंग की तरफ आऊँ। रैंकिंग मैं बड़े अदब से कहूँ कि शायद हमारा इशू इस वक्त रैंकिंग नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारे बेसिस भी ठीक नहीं है। अभी तो डेप्थ ऑफ ब्रेथ ही ठीक नहीं हुआ। तो जिन यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग में इस वक्त टॉप पे होती हैं, तो उन्होंने कई 100 साल लगाए हैं और प्लस अच्छी भली इन्वेस्टमेंट हुई है। अभी तो हमें पता ही नहीं होता कि अगले साल हमारे बजट क्या मिलेगा, और बजट जो एलोकेट हो रहा है पूरा मिलता है कि नहीं मिलता। तो फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी 1000 में नहीं आते थे, तो हमारी अच्छी तादाद पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बड़ा काम कर रहा है सर, पब्लिक प्राइवेट बड़ा अच्छा काम, दोनों अच्छे। हमारे पास बहुत अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, बहुत अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटियाँ, हमारे पास दरमियानी यूनिवर्सिटियाँ भी, हमारे पास कुछ थोड़ी सी वीक यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। ये हर दुनिया में होता है, हमारे पास भी ऐसे ही है। लेकिन माशाल्लाह हमारी ठीक ठाक यूनिवर्सिटियाँ क्यों इस रैंकिंग में टॉप 500 में आ रही हैं। एशिया में हमारी टॉप 100 में कुछ यूनिवर्सिटियाँ आ रही हैं, तो नंबर बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन बात वही है ना कि नथिंग इज़ फ्री ना। कोई चीज़ जब आपके पास गारंटी हो, रिसोर्सेज हों, और फिर क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा हम हाथ डालते हैं तो हमें प्रेशर पड़ने शुरू हो जाते हैं। मीडिया ही हमारे खिलाफ खबरें लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि मैं ज़्यादा इसीलिए भी मशहूर हूँ कि मैंने बड़ी सख्ती भी की है, और मैंने बड़े बड़े इलीगल अदारे बंद किए हैं पिछले दौर में भी, इस दौर में भी। इवन प्राइवेट सेक्टर नहीं, पब्लिक सेक्टर को भी मैंने बंद कर दिया इस दौर में कि नहीं, क्वालिटी पे काम नहीं करेंगे तो हम नहीं होगा इंशाल्लाह। और आगे भी यही प्लान है, और गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है हमें, और इंशाल्लाह हम क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चलें बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम के वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करें, और फिर जो बेसिक जो राइट है लोगों का, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, उस पर बात करने के लिए मैंने ज़हमत दी थी चेयरमैन HEC को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।